नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 24/7 के आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सब कर रहे होंगे, जो आपका पीटी एग्ज़ाम होने वाला है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी के हैं, जो पिछले वर्ष पेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। साथियों, उससे पहले एक जानकारी आपको मैं बता दूँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए साथियों, पहले प्रश्न में पूछा गया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साथियों, जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, किन्हीं दो वर्णों का मेल होता है। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो किन्हीं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे साथियों पूछे कि संधि किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, किन्हीं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का भेद अगर आपसे पूछे तो आप 3 बताएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है किन्हीं दो शब्दों के मेल से क्या बनता है। तो साथियों, किन्हीं दो शब्दों के मेल से बनता है हमारा वाक्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो शब्द होते हैं। क्या होते हैं, शब्द होते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सबसे छोटी इकाई अगर आपसे कहे साथियों तो आप कहेंगे वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं, तो भी आप वर्ण को कहेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई यानी बोलने के आधार पर किसे कहा जाता है, तो ध्वनि जो हमारी होती हैं ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए पूछा है कि स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप सबको आना चाहिए प्रश्न। तो जो हमारी स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। पहले भेद को अगर कहें तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरे को गुण स्वर संधि हम लोग कहते हैं, तीसरे को हम लोग वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, चौथे को यण स्वर संधि कहते हैं, जो 5वां भेद होता है उसे अयादी स्वर संधि के नाम से हम सब जानते हैं। साथियों, स्वर संधि में होता क्या है कि जब किसी स्वर का स्वर से मेल होगा तब वहीं पे आपकी बनेगी स्वर संधि। इस ट्रिक को भी आप लोग जानते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा है परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, आया हुआ है आपके एग्जाम में पिछले वर्ष। तो परमात्मा का जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, परम धन आत्मा। परम धन आत्मा तो नहीं होगा, परमाधन तमा नहीं होगा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका उत्तर है। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और देखते हुए चलेंगे कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है। तो साथियों, जो परमात्मा है ये स्वर संधि की एक संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि की अगर हम बात करें तो इसमें किन्हीं दो वर्णों के यानी कि किन्हीं दो सजाती वर्ण जो होते हैं, किन्हीं दो सजाती वर्णों में हमेशा जो दीर्घ वर्ण होगा उसको प्राथमिकता दी जाती है। तब वो दीर्घ स्वर संधि पहचान क्या होगा कि जब किन्हीं दो सजाती वर्णों का आपस में मेल होगा और उसमें हमेशा दीर्घ को प्राथमिकता यानी बड़ी जो मात्रा होगी उसको प्राथमिकता दी जाए, तब हमारी दीर्घ स्वर संधि बनेगी। दीर्घ का मतलब भी होता है बड़ा। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। 5वें में पूछा गया निम्न में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन को पढ़ते समय और प्रश्न को पढ़ते समय बहुत अच्छे से ध्यान से आप पढ़ा करिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो साथियों ऑप्शन में आप सब देख रहे होंगे, पहले में स्वार्थी है, बी ऑप्शन दैत्यारी है, सी देहांत है, डी नरेंद्र है। तो साथियों जो 3 ऑप्शन हैं ये तो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है साथियों नरेंद्र, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये है आपके गुण स्वर संधि का उदाहरण। नरेंद्र क्या है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6वें प्रश्न में देखिए संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो साथियों संधि जो है उसका शुद्ध विलोम जो होता है विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह होता है।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। और अगर समास का विलोम आपसे पूछे तो व्यास जो होता है ये समास का विलोम शब्द होता है। ठीक है, संधि का विग्रह व्यास जो होता है समास का होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7वें प्रश्न में देखिए, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुकूल का जो विलोम होता है साथियों प्रतिकूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। हम लोग 8वें प्रश्न में चलते हैं। 8वें प्रश्न में पूछा है उन्मूलन। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, यानी कि इसका विलोम पूछ रहा है आपसे उन्मूलन का। तो साथियों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपसे कहे उन्मूलन तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो रोपण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेकिन एक चीज़ को यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब उन्मीलन आपसे पूछे, क्या पूछे, उन्मीलन आपसे पूछे साथियों, तो उन्मीलन का जो विलोम शब्द होता है वो साथियों जो होता है आपका वो रोपण नहीं होता है, वो होता है आपका निरोपण। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न में पूछा है भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप सबको आना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा के विषय में आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय हिंदी दिवस साथियों हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को हम सब भारतीय हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी अनुच्छेद 343 के तहत। कब मिली थी, अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। चलिए साथियों अब लोग आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में पूछा है श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो साथियों जो श्री गणेश का विलोम है इतिश्री है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11वें प्रश्न में पूछा है वक्र का विलोम होता है। तो ये आपको पता होगा कि जो वक्र यानी गोला होता है उसका विलोम होता है त्रिभुज। वक्र का विलोम क्या होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, सरल का होता है कठिन, कोमल का होता है कठोर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 12वें प्रश्न में देखिए शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है। ये आपकी वीडियो का एग्जाम जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ था उसमें पूछा था कि शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों शिक्षक का जो पर्यायवाची होता है आचार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 13वें प्रश्न में पूछा है गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो गंदला मैला मलिन साथियों जो है ये आपके पंकिल का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट पे चलते हैं। 14वें प्रश्न में पूछा है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना मुहावरा है। तो चिकना घड़ा होना का मतलब होता है साथियों निर्लज होना। क्या होना, निर्लज होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15वें प्रश्न में देखिए ढाक के 3 पात का अर्थ क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था। तो ढाक के 3 पात का अर्थ आपको बताना है। अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है साथियों अपने स्थान पर अडिग रहना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है। 16वें प्रश्न में देखिए पूछा गया है नाक का बाल होना। बहुत महत्वपूर्ण ये मुहावरा है, कई बार पूछा गया है। तो नाक का बाल होने का जो मुहावरा होगा साथियों वो क्या होता है, अकारण प्रिय होना या अधिक प्रिय होना। ये दोनों आप लोग जानते रहिएगा, अकारण या अधिक प्रिय होना ये नाक का बाल होने का मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। थाली का बैगन का अर्थ क्या है। कहते हैं थाली के बैगन हो गए हो। ठीक है, तो थाली का बैगन का मतलब क्या होगा साथियों, इसका उत्तर देना है आपको। देखिए थाली का बैगन का मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, जो अपने सिद्धांतों पे, अपने किसी गुरु द्वारा दिए गए सिद्धांत पे न चले, उसे हम लोग थाली का बैगन कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। 18वें प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी पूछा है। कवित्री है, कवित्री है कि कवि इत्री है कि कवि यत्री है। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन से हैं, सही शब्दों का चयन करना है। तो ये तो होगा नहीं साथियों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कवयित्री ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इन ऑप्शनों में आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द है जिसकी अशुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल, कवित्री, कवयित्री, मोक्ष।
तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे होंगे उज्ज्वल बिल्कुल सही है, कवित्री भी सही है, लेकिन कवित्र जो है ये गलत है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। 20वें प्रश्न में देखिए पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 1999 में यूनेस्को ने इसको स्वीकृत किया था और 21 जनवरी 1999 से ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया मनाना। तो 21 फरवरी को हम सब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। साथियों इन ऑप्शनों में आपको देखना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो अशुद्ध हैं। साधु ये तो सही है, शून्य ये भी सही है, सांसारिक ये सही है, हस्तक्षेप साथियों क्या है ये अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 22वें प्रश्न में देखिए साथियों पूछा गया कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार की परीक्षाओं में आता रहता है। तो साथियों आप सबको पता होगा कि जो कुरुक्षेत्र है दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इनको एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था साथियों। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी एक उपन्यास थी, उसका नाम था उर्वशी। क्या नाम था? उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। 23वें प्रश्न में पूछा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता तो जयशंकर प्रसाद जी हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनकी और रचनाएं जान लीजिए तो कानन कुसुम कमायनी, आंसू झरना ले, आंसू भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो कानन कुसुम कमायनी, आंसू झरना ले, प्रेम पथिक है उर्वशी। ऐसे आप इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 24वें प्रश्न में पूछा है पद्मावत के रचयिता कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पद्मावत के रचयिता जो है मालिक मोहम्मद जायसी साहब हैं। कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी साहब हैं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 25वें प्रश्न में देखिए पूछा है रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। यानी जो रामचरितमानस लिखा गया उसमें भाषा कौन सी प्रयोग की गई है। तो उसमें अवधी भाषा प्रयोग की गई थी साथियों। कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? अवधी भाषा रामचरितमानस में प्रयोग की गई है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 26वें प्रश्न में देखिए उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। यानी कि उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी को, वृंदालाल वर्मा जी को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो साथियों उपन्यास का सम्राट जो कहा जाता है ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27वें प्रश्न में देखिए पूछा है ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ऐतिहासिक उपन्यास के जो लेखक हैं साथियों ये वृंदालाल वर्मा साहब हैं। कौन है? वृंदालाल वर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधी रात का समय, आधी रात का समय जो होगा उसे और क्या कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों का ये है प्रश्न। तो आधी रात के समय को हम लोग क्या कहते हैं? सरवरी कहते हैं, विभावरी कहते हैं, निशा कहते हैं, निशित कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए साथियों। देखिए आधी रात का समय अगर आपसे कहता है तो निशित होगा। क्या होगा? निशित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 29वें प्रश्न में पूछा है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। हमारी हिंदी जो है वो एक्चुअली भारोपी परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है साथियों। और जो भारोपी है साथियों इस सबसे बड़ा परिवार है। लगभग 73% माना जाता है कि इसका प्रसारित क्षेत्र है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न में देखिए साथियों पूछा गया कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो हमारे भारतीय संविधान में वो कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें राजभाषा हिंदी का प्रावधान उल्लेखित किया गया है या किया गया है। तो साथियों 343 से 351 तक ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें हिंदी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
31वें प्रश्न में देखिए पूछा गया हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपको तो पता होना चाहिए कि जो हमारी हिंदी है वो हमेशा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, किस में लिखते हैं हम सब? देवनागरिक लिपि में लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। 32वें में देखिए पूछा गया है जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, यानी जो अजर अमर है उसे हम क्या कहेंगे? इसका उत्तर दीजिए साथियों। जैसे शाश्वत कहते हैं कि अनवरत कहते हैं कि आजीविक कहते हैं कि अप्रियहत कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबको देना है। तो शाश्वत जो होता है साथियों इसको कहते हैं जो हमेशा रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होगा। स्वयंभू शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होता है, स्वतः उत्पन्न होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोपरि होता है। तो साथियों जो स्वयंभू शब्द है उसको अगर हम देखें तो स्वतः उत्पन्न होना। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होगा? स्वयंभू शब्द का जो अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न होना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वें प्रश्न में साथियों देखिए पूछा गया संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया? संघ की राजभाषा का वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन है कि पत्राचार की भाषा का वर्णन है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, 351 अनुच्छेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न में साथियों पूछा गया हिंदी आदि की जननी। यहाँ पर बहुत इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा क्योंकि आपसे ये नहीं कह रहा कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं। हिंदी के साथ साथ और की जननी कौन सी है, अन्य भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो साथियों जो हमारी संस्कृत है इसे हिंदी आदि की जननी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपसे कहे कि हिंदी की जननी कौन है तो अपभ्रंश जो है साथियों ये हमारी हिंदी की जननी है। अपभ्रंश क्या है? हिंदी की जननी है साथियों। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साथियों आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।